तेल अवीव से खबर आ रही है एक बड़े धमाके की। हालांकि यह खबर अभी कंफर्म नहीं है, अभी अखबारों में नहीं आई है, ट्विटर हैंडल्स पे यह खबर चल रही है। कंफर्म जैसे ही होती है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बड़ी खबर यह है कि एक चर्च के ऊपर हमला किया है इजराइल ने। अब तक मस्जिदों के ऊपर तो हमले किए ही थे, लेकिन लेबनान में अभी किसी चर्च पर हमला नहीं किया था, चर्च पे हमला किया है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर अमेरिका ने पहली बार इजराइल के ऊपर हमला करते हुए कहा है कि जिस तरह से गजा में लोगों को मारा जा रहा है वो गलत नहीं है, इसको तुरंत रोकना होगा। और हिजबुल्लाह के हमले लगातार इतने तेज हो रहे हैं कि नॉर्दर्न इजराइल में लौटने का छोड़िए, वहां से 16,000 से ज्यादा लोगों के कैंपों में चले जाने की खबर है ये। और इससे जुड़ी हुई ढेर सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, लेबनान, फिलिस्तीन, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जुलाई में एक वीडियो आया था और वो वीडियो जो था वो ड्रोन वीडियो था। ड्रोन ने जो वीडियो बनाया था हिजबुल्लाह के लिए, हुपूब का 3 पार्ट में वो वीडियो आया था, हुपूब ड्रोन से बनाया हुआ। और उसमें ये समझ में आया था कि नॉर्दर्न इजराइल के जो बेसेज हैं, खासतौर पे जो उनका इकलौता सबसे बड़ा बेस है रमात डेविड बेस, जो उनका आर्मी बेस है, इसकी सारी जानकारी हिजबुल्लाह के पास है। उसके बाद ही यह सारा कुछ हुआ था कि हसन नसरुल्लाह को मारा गया था और इजराइल ने दावा किया था कि पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है। लेकिन अब यह समझ में आ रहा है कि वो जानकारियां काम आ रही हैं, जंग लगातार तेज हो रही है। और आप जानते हैं कि लगातार हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला कर रहा है और ठिकानों पर नुकसान हो रहा है। अगर आप इजरायली मीडिया सर्च करेंगे, इजरायली मीडिया पे आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको रोज खबरें मिलेंगी। आज की भी खबरें हैं, कहीं 2 लोगों के मारे जाने की, कहीं 4 लोगों के मारे जाने की, कहीं घायल होने की, कहीं मिलिट्री बेस पर नुकसान पहुंचने की। तो जो दावा किया गया था हसन नसरुल्लाह के मरने के बाद, कल इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि नसरुल्लाह को हमने मार दिया है, उसके बाद वाले को मार दिया है, उसके बाद वाले को मार दिया, हालांकि नाम नहीं लिया। और आईडीएफ अभी तक कंफर्म नहीं कर पाया है कि जो वो दावा कर रहा था वो सही है या गलत है। लेकिन उसके बावजूद एक साइकोलॉजिकल वारफेयर में बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत क्लियर कहा ये सारा कुछ, जिससे ये कहना चाह रहे थे कि हिजबुल्लाह का पूरा कमांड खत्म हो गया है। अब अमेरिका से लेकर दुनिया के जितने भी एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह का कमांड कहीं से खत्म नहीं हुआ है, नया कमांड डेवलप हो गया है। और क्यों कह रहे हैं वो? अगर कल की सिर्फ बात करें तो 100 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए हैं इजराइल के अंदर, और ये सारे के सारे हाइफा के आसपास, हाइफा जो उनकी पोर्ट सिटी है उसके आसपास फायर किए गए हैं। और ज्यादातर निशाने पर लगे हैं, बिल्डिंग्स पे लगे हैं, एयरबेस के ठिकानों पे लगे हैं, मिलिट्री के ठिकानों पर लगे हैं, जिसकी खबर लगातार इजरायली और इंटरनेशनल मीडिया में भी आप पढ़ सकते हैं। अब अगर कमांड खत्म हो गई होती तो लगातार 4-5 दिन हो गए, रोज 100 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें फायर कर पाना हिजबुल्लाह के बस की बात नहीं थी। और खास तौर पे तब जब लगातार बेरूत के अंदर अलग अलग इलाकों पर इजराइल बम गिरा रहा है। लगातार कल भी धमकी दी थी, मैंने आपको बताया था, कल भी नेतन्याहू ने धमकी दी थी कि हम गजा की तरह न झेलना पड़े आप लोगों को, ये चाहते हैं, यानी अगर लड़ाई चलती रहेगी तो हम गजा जैसी हालात कर देंगे। वो कोशिश वो कर रहा है। लगातार जो उसकी थ्योरी है उसके हिसाब से जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, आम घर हैं, उन पे वो बम गिरा रहा है। और इतने सब के बावजूद जमीन पर वो एक कदम बढ़ नहीं पा रहा है। नॉर्दर्न इजराइल में लगातार हमला हो रहा है। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो इजराइल ने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा एम है नॉर्दर्न इजराइल से जो लोग लौट कर आ गए हैं, यानी अपना घर छोड़कर निकल गए हैं, उन लोगों को दोबारा उनके घरों में भेजना। और अभी की कंडीशन आप देखेंगे तो 16,000 और जो छात्र उस इलाके में हैं उन छात्रों से खाली करवाया जा रहा है नॉर्दर्न इजराइल। यानी लौटना छोड़ दीजिए, 16,000 और लोग नॉर्दर्न इजराइल का इलाका छोड़कर जा रहे हैं। और 90 स्कूल है जिनको नुकसान पहुंचा है इस गोलाबारी में। यानी कि वो जो एम था नॉर्दर्न इजराइल में लोगों को वापस ले आने का, जो छोड़कर चले गए हैं, वो एम कहीं से अगर पूरा नहीं हो पा रहा है, लगातार हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि उसका बेस खत्म हो गया है? ये मैंने आपको बार बार बताया है कि साइकोलॉजिकल वारफेयर का तरीका है कि आप लगातार उनके घरों पर हमला कीजिए, अस्पतालों पर हमला कीजिए, जो लोग मदद
मदद कर रहे हो, इमदाद पहुंचा रहे हो, उन लोगों पर हमला कीजिए, ताकि बड़ी गोर तस्वीरें आती हैं, बड़ी बुरी तस्वीरें आती हैं, टूटे हुए घर, लोग यहां से वहां भटक रहे हैं और दुनिया को लगता है इजराइल लगातार जीतता चला जा रहा है। लेकिन सफलता तो तब मानी जाएगी जब आप लेबनान के अंदर घुस गए होते। सफलता तो तब मानी जाती जब हिजबुल्लाह लगातार हमले नहीं कर पाता, हिजबुल्लाह लगातार खत्म होता जाता। हो उल्टा रहा है, आप अंदर घुस नहीं पा रहे हैं, हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है। जाहिर है कि जंग जीतने जैसी कोई कंडीशन तो फिलहाल आपके पास नहीं है, आपका जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है। अब इजराइल ने कहना शुरू किया है कि उसके जो रेजिडेंशियल ठिकाने हैं, रिहायशी इलाके हैं, वहां पर हमला हो रहा है। आप रिहायशी इलाकों पर लगातार हमला करेंगे तो हिजबुल्लाह को कब तक रोक पाएंगे? लेकिन इसके पीछे एक रीजन है। अपने तमाम रिहायशी इलाकों को आर्मी के पर्पज से यूज करता है इजराइल। यहां तक कि हाइफा की जो यूनिवर्सिटी है, बताया जाता है कि उसके छत पर उन्होंने मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। तो अब अगर उस मिलिट्री बेस पर हमला होगा तो जाहिर तौर पर हाइफा यूनिवर्सिटी पर भी नुकसान पहुंचेगा। तो आप जो ये ह्यूमन शील्ड वाली थ्योरी आपने डेवलप की हुई है कि आप हर जगह ह्यूमन शील्ड बनाकर रखेंगे और जब कोई हमला करेगा उस ह्यूमन शील्ड को नुकसान होगा तो आप कहेंगे वो हमारे जान माल को नुकसान पहुंचा रहा है, ये कब तक चल पाएगा? खास तौर पे तब जब आप गजा के अंदर, सीरिया के अंदर, बेरूत के अंदर लगातार रेजिडेंशियल बिल्डिंग गिरा रहे हैं, तो उधर के जो हमले होंगे उनका भी आज नहीं कल इस तरह का नुकसान होना है। इसलिए अगर ये सब हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार आपकी वो थ्योरी है, आपकी वो पॉलिसी है जिसमें आप लगातार दूसरे जो मुल्क हैं जिनसे आपकी लड़ाई चल रही है उनके रिहायशी इलाकों को खाली करवाने की बात करते हैं, रिहायशी इलाकों पर हमला करते हैं। अब इस समय नॉर्दर्न गजा में लगभग 4 लाख लोग फंसे हुए हैं और वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जाबलिया जो कैंप है वहां से लोगों को हटने को कहा जा रहा है। जहां जहां कहा गया कि यहां हट के जाओ, यहां पर सेफ रहोगे, हर उस जगह पर हमला किया जा रहा है। जब यह खुला जेनोसाइड आप चला रहे हैं तो कल को उधर से भी जो हमले होंगे उसमें आपको झेलना पड़ेगा। इसी बीच में इजराइल का एक जर्नलिस्ट गिरफ्तार हुआ है बेरूत में। अभी बहुत डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह जासूसी करने के लिए वहां पर गया था। वैसे लेबनान के किसी भी आदमी को बिना इजाजत इजराइल या इजराइल के किसी आदमी को बिना इजाजत लेबनान घुसना जो है वो कानूनी अपराध है। तो इसी अपराध में उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ऐसा लगता है यह आदमी, इसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, इसके पास यहां का भी पासपोर्ट है, तो ऐसा लगता है कि यह आदमी जासूसी करने घुसा हुआ था। इसके पहले भी ईरान में काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इसलिए क्योंकि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो धीरे धीरे जो इजराइल का जासूसी नेटवर्क है उसको भी हिजबुल्लाह नुकसान पहुंचा रहा है, उसको भी निशाना बना रहा है। इधर हूथी का हमला लगातार जारी है। एक जहाज इंग्लैंड का जो लाइबेरिया जा रहा था उस पर हमला किया है हूथी ने और उसको बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। यह खबर भी कई जगह आई है। जब मैं अपने वीडियोस में बार बार कहता हूं कि इजराइल का वजूद खतरे में है तो बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि कभी मैं अपने हवाले से नहीं कहता हूं कि इजराइल का वजूद खतरे में है। जो एक्सपर्ट्स हैं वहां के, कई बार इजरायली कई बार बाहर के, उन एक्सपर्ट्स के हवाले से ये बात कहता हूं। और दूसरी बात कि इस बात पर लगातार पूरी मीडिया में डिस्कशन चल रहा है। जो आप आर्टिकल देख रहे हैं, ऑनलाइन आर्टिकल है ये, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसका लिंक भी आप आराम से ढूंढ के पढ़ सकते हैं। यह बहुत डिटेल में एनालिसिस करता है कि आखिर इजराइल का वजूद संकट में क्यों है। पहली बात तो यह बताने की जरूरत ही नहीं है कि अमेरिका जब तक मदद ना करे तब तक इजराइल एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। पिछले 1 साल की बात करें तो अमेरिका ने 22.76 यानी $22.76 बिलियन इजराइल की मदद की है। अगर यह मदद नहीं होती तो इजराइल अभी तक सस्टेन नहीं कर पाता। दूसरी बात, इजराइल का जो पूरा का पूरा बनावट है, इजराइल जिस तरह से बना है, उसको अगर आप समझ पाएंगे तो शायद आपके समझ में आए कि क्यों इजराइल संकट में है। इजराइल के पीछे पूरा लॉजिक यह है कि ज्यू लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए एक होमलैंड चाहिए। अब अगर एक धर्म के लोगों के लिए होमलैंड चाहिए तो वहां पर उस धर्म के लोगों का बहुमत होना बहुत जरूरी है। अगर अभी की कंडीशन देखेंगे तो इजराइल की जो जनसंख्या है वो है लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़। इस 1 करोड़ में 7.3 मिलियन ज्यू हैं और 2.1 मिलियन अरब हैं, जिसमें हर तरह के अरब शामिल हैं।
अब इसमें आप जोड़ लीजिए जिस फिलिस्तीन पे वो लगातार कब्जा करता जा रहा है, 5.1 मिलियन वहां पे फलस्तीनी है। इन दोनों को आप मिला देंगे तो 7.2 मिलियन यानी 72 लाख हो जाएंगे आपके अरब और फलस्तीनी, जबकि केवल 7.3 यानी 73 लाख जो हैं वो इजरायली हैं, तो थोड़ा सा उनकी संख्या ज्यादा होगी। अब अगर आप इसमें देखना जोड़ना शुरू करें कि इस जंग के बाद कैसे इजरायली लगातार वहां से भाग के जा रहे हैं, तो बात आपको समझ में आएगी। इजराइल एक इकलौता मुल्क है जहां पर बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके पास दूसरे मुल्कों के पासपोर्ट भी हैं। असल में दुनिया में कहीं आप पैदा हुए हों, अगर आप यहूदी हैं तो आपको इजराइल की सिटीजनशिप मिल जाती है। मैं आंकड़े बता रहा हूं, उसको सुनिएगा। इस 73 लाख में तकरीबन 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी न किसी यूरोपीय यूनियन कंट्री की यानी यूरोप के किसी मुल्क की सिटीजनशिप है। इसके अलावा 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास अमेरिका की सिटीजनशिप है, यानी 7.3 लाख जो आपके ज्यू हैं उसमें अगर आप ये जोड़ दीजिए तो 5.5 लाख ऐसे हैं जिनके पास दूसरे मुल्कों की सिटीजनशिप है। जो बचे उसमें से 15 लाख लोग यानी 1.5 मिलियन लोग जो हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं। उनमें से ज्यादातर के पास रशिया का पासपोर्ट है। अब रशिया ने तो कह ही दिया है कि जो हमारे पासपोर्ट के लोग हैं वो निकल के रशिया में आ जाएं, क्योंकि इजराइल एक खतरनाक मुल्क हो गया है। लगातार हमले हो रहे हैं। इन हमलों की वजह से क्या हुआ कि रिजर्व में जिनको रखा गया था, जो दूसरी नौकरियां करते थे, वो सारे के सारे आर्मी में भर गए। दूसरी नौकरियों में लेबर की कमी हुई और वही लेबर की कमी हिंदुस्तान से, श्रीलंका से और दूसरे मुल्कों से वहां पर लेबर बुलाकर किया गया। अब हो यह रहा है कि जब से जंग शुरू हुई है वहां पर सबसे एक बेहद इंपॉर्टेंट जो वहां का बिजनेस था वो था टूरिज्म का, वो 80% से भी ज्यादा गिर गया है। लगातार इकोनॉमी में डाउनफॉल हो रहा है, लगातार लोगों का बिजनेस खत्म हो रहा है, लगातार लोगों की इनकम खत्म हो रही है। और पिछले 2 सालों में अभी तक तकरीबन 70,000 के आसपास लोग इजराइल छोड़ के परमानेंटली जा चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो परमानेंटली तो नहीं गए हैं लेकिन जंग के माहौल में दूसरे मुल्क में चले गए हैं। 1.5 मिलियन मैंने आपको बताया, 15 लाख जो रशियंस हैं उनको रशिया अपने यहां बुला रहा है। और अगर जंग चलती रही तो ये जिनके पास ब्रिटिश और अमेरिका के पासपोर्ट हैं इनमें से भी बड़ी संख्या में लोग चले जाएंगे। यानी पहली बात तो ये कि वहां पर जो ज्यू हैं, यहूदी हैं, उनकी जनसंख्या वहां के जो अरब हैं उनसे कम हो जाएगी। दूसरी बात यह कि इकॉनमी लगातार तबाह होगी तो अमेरिका कब तक संभालेगा। जब कोल्ड वार चल रहा था तब अमेरिका को इजराइल की ज्यादा जरूरत थी और उसी समय इजराइल और अमेरिका के बीच में बेहद जबरदस्त रिश्ता बना। अब कंडीशन यह है, आपको याद होगा जब ब्रिक्स की समिट हुई थी तो हिंदुस्तान, मिडिल ईस्ट और अमेरिका को लेकर एक रूट की बात हुई थी। उसमें खासतौर पर यूएई ने काफी पैसा लगाया था, सऊदी अरबिया ने काफी पैसा लगाया था। पूरा सी रूट बनना था, ट्रेन लिंकेज बननी थी, यानी एक पूरा बिजनेस का रूट बनना था इंडिया से लेके, मिडिल ईस्ट से लेके और सीधे अमेरिका तक, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद था इजराइल और हिंदुस्तान के लिए। अब कंडीशन यह हो गई कि जब से जंग चल रही है, पहली बात तो सऊदी अरबिया ने साफ साफ कह दिया कि इजराइल के साथ हमारा रिश्ता तभी नॉर्मल होगा जब फलस्तीन को वो आजाद करेगा। जब तक फलस्तीन की प्रॉब्लम चल रही है हम रिश्ते को नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। वो पूरा रूट बंद पड़ा है, उस रूट पर आगे कोई काम नहीं हो रहा है, जिस रूट को लेकर इजराइल बहुत उत्साहित था। इसी तरह और भी बिजनेस के बहुत सारे एवेन्यूज थे जो बंद पड़े हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एलियात पोर्ट जो था साउथ में, इजराइल के साउथ में जो एलियात पोर्ट था, जो बेहद मशरूफ पोर्ट था जहां पे लगातार जहाजें आती थी जाती थी, वो पोर्ट बंद पड़ा हुआ है हूथी के हमले की वजह से। हाइफा के पोर्ट पे हिजबुल्लाह जिस तरह से लगातार हमला कर रहा है, आप जानते हैं कि वहां से भी बिजनेस बेहद डिस्टर्ब है। उधर इराकी जो मिलिशिया है उसकी मिसाइलें सीधे तेल अवीव तक पहुंच चुकी हैं, हूथी की मिसाइलें तेल अवीव तक पहुंच चुकी हैं। तो वहां जो पूरे हालात बन रहे हैं उसमें एक तो बिजनेस चौपट हो रहा है, दूसरा वहां से लोग छोड़ के जा रहे हैं और तीसरा अमेरिका भी एक सीमा तक मदद कर सकता है। ठीक है, अभी जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैं सब इजरायलियों के जर खरीद हैं, लेकिन अगर वोटर्स जिस तरह से वहां पर लगातार बदल रहे हैं, जिस तरह से सवाल लगातार उठ रहे हैं, आने वाले कुछ समयों में अमेरिका के एक बड़े हिस्से के पॉलिटिशियंस खड़े होकर इजराइल के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। क्योंकि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन नहीं कहा था, इट्स इकॉनमी
सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है वहां पर तो इकॉनमी है। एक तरफ चाइना और रशिया लगातार मिडिल ईस्ट में और साउथ में लगातार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल के जो दोस्त हैं उनके नंबर्स में लगातार कमी होती जा रही है। मैं पोलैंड से आपको एक एग्जांपल देता हूं। पोलैंड के एक एमपी हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग कब तक होलोकास्ट से ब्लैकमेल होते रहेंगे, इजराइल टेररिस्ट स्टेट बन चुका है। तो जो होलोकास्ट हुआ था, यहूदियों को मारा गया था, उसका एक गिल्ट यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर हमेशा रहा, जिसका फायदा एंटीसेमिटिज्म कह के लगातार उठाता रहा इजराइल। लेकिन अब वहां भी सवाल उठ रहे हैं कि 70, 75, 80 साल हो गए उस घटना को, कब तक उस घटना के गिल्ट में रहेंगे। और जो कुछ इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हिटलर ने किया था। साउथ अफ्रीका से लेकर तमाम सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो जिसको ग्लोबल हम साउथ कहते हैं, जो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हो चुकी हैं। आज इजराइल के साथ अगर कोई है तो यूरोप के कुछ देश हैं, अमेरिका है, कनाडा है, और इन सारी जगहों पर लगातार इजराइल के खिलाफ जनमत बन रहा है, जो आज नहीं तो कल पॉलिटिकल लोगों को भी प्रभावित करेगा। इन सारी कंडीशंस को आप देखिए तो आपके समझ में आएगा कि इजराइल के वजूद पर जो खतरा है वो रियल खतरा है। अभी एक खबर मैं पढ़ रहा था, नेतन्याहू अपनी गद्दी बचाने के लिए जितना भी तमाशा कर ले, लेकिन सारी दुनिया में इसके असरात पड़ रहे हैं। एक एग्जांपल बस आपको दे दूं, यूनाइटेड नेशन एक ऐसी जगह है जहां अमेरिका ने हमेशा 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 इजराइल का साथ दिया है, इसीलिए इजराइल वहां से कुछ भी होता है बच के निकल जाता है। मेरी अपनी याददाश्त में पहली बार ऐसा है कि कल यूनाइटेड नेशन के भीतर बैठकर वही महिला जिन्होंने सारे इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव गिरवा दिए थे, वही कहती हैं कि मैं बहुत साफ साफ कह रही हूं कि फलस्तीन में गजा के अंदर जिस तरह का काम इजराइल कर रहा है, जिस तरह से सिविलियंस को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको रोकना होगा। कल बातचीत भी हुई बाइडेन और कमला हैरिस, मैंने बताया था बातचीत होने वाली है। बाइडेन और कमला हैरिस दोनों कॉल पे थे और नेतन्याहू से बातचीत हुई। उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि बाइडेन ने कहा मैं आपके साथ तो हूं, लेकिन जिस तरह की हरकत आप गजा में कर रहे हैं वैसी हरकत बेरूत में मत कीजिए। जान माल के नुकसान जो आप लगातार पहुंचा रहे हैं, इसको बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चीजें कई बार सतह के नीचे पकती रहती हैं, दिखाई नहीं देती हैं और फिर ज्वालामुखी की तरफ फूट के आती हैं। इजराइल आज पूरी दुनिया में, आज के पहले 7 अक्टूबर के पहले, 7 अक्टूबर 2023 के पहले हमारे जैसे कुछ लोग जो इजराइल पर पढ़ते लिखते थे, सिर्फ उनको पता था कि इजराइल किस तरह की पॉलिसीज लेके चल रहा है। लेकिन आज सारी दुनिया को यह पता है कि इजराइल वही काम कर रहा है जिसके लिए हम बाकियों को टेररिस्ट कहते हैं। इजराइल एक ऐसे स्टेट में बदल चुका है जिसको मजा आता है लोगों को, शहरियों की जान माल को नुकसान पहुंचाने में। जो मकान गिराता है, जो अस्पताल गिराता है, जो लगातार मेडिक्स के ऊपर हमला करता है, इमदाद पहुंचाने वालों के ऊपर हमला करता है, ऐसा मुल्क कुछ भी हो, शरीफ मुल्क नहीं हो सकता। यूनाइटेड नेशंस के जितने नियम हैं सारे इजराइल तोड़ चुका है। आज ये सारी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को पता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया में लगातार उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आज टूटे हुए घर देखकर हमारे देश के भक्त खास तौर पे खुश हो रहे हैं, खुश होते रहते हैं, बड़ा शेर दिल दिखाते हैं नेतन्याहू को। लेकिन आने वाला वक्त इजराइल के लिए बेहद मुश्किल होगा। बेहतर तो यह होता कि इजराइल नेतन्याहू से मुक्ति पाता। जो गैलेंट से भी परेशान है, जो अपनी उसकी पार्टी का है, गैलेंट और बाकी सारे लोग लगातार इस पक्ष में रहे कि कैसे भी सीज फायर हो जाए, लेकिन नेतन्याहू ने किसी भी हालत में सीज फायर नहीं होने दिया और जंग को वहां तक खींच के ले गया है जहां पर उसके अपने मुल्क की तबाही सामने दिखाई दे रही है। बेहतर तो यह होता कि इजराइल के लोग नेतन्याहू से मुक्ति पाते, शांति से बैठकर सोचते और अपने पड़ोसी जो हैं उनसे अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करते, जंग को खत्म करते और अपनी इकॉनमी को सुधारने की कोशिश करते। लेकिन जो पागलपन वहां पर उसने भरा है, उसने इजराइल के लोगों को भी दो हिस्सों में बांट दिया है और अब वहां बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि ये जो कर रहा है बंदा, ये इजराइल के वजूद के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए बहुत सारे लोग इजराइल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, तो ये जंग बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज में है। 5 फ्रंट्स पे कम से कम इजराइल लगातार लड़ रहा है। इंटरनेशनल मोर्चों पर लगातार प्रेशर पड़ रहा है। अमेरिका से लेकर यूरोप में यह आवाज उठ रही है कि जंगबंदी कराई जाए, नहीं तो यह थर्ड वर्ल्ड वॉर में
कन्वर्ट हो जाएगा। उधर ईरान लगातार इस बात को कह रहा है कि अगर अरब मुल्कों ने इजराइल की सहायता की तो हम उनसे भी लड़ाई करेंगे। कल की एक बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरबिया के जो प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस हैं, उनके साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। अब उसमें क्या निकल के आया है, क्या निकल के आएगा, यह सब देखा जाएगा। जैसे जैसे जो डिटेल्स होंगी मैं आपके सामने शेयर करूंगा। एक बात बस आखिरी कह के जाता हूं कि जो ऊपर से दिखाई देता है या जो गोदी मीडिया में दिखाई देता है, चाहे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया हो चाहे इंटरनेशनल गोदी मीडिया हो, सच सिर्फ उतना नहीं होता है। जंग काफी लंबी चलती हैं, बहुत सारी चीजें सतह के नीचे चलती रहती हैं। मेरी कोशिश यह होती है कि अपने प्रोग्राम में उन चीजों को ढूंढ के लाऊं, आपसे शेयर करूं, ताकि खाड़ी की जो ये प्रॉब्लम है, इजराइल की जो ये प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा डीप में, थोड़ा डिटेल में आपसे शेयर कर सकूं, आपको समझा सकूं। कैसा लगता है आपको मेरा ये प्रेजेंटेशन, कैसी लगती है हमारी रिपोर्टिंग, ये आप लोग कमेंट्स में बताते हैं, बताते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। आप साथ हैं, आपकी हिम्मत है तो मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा कि वो सच कहूं जो कहने की हिम्मत ज्यादातर लोगों की नहीं है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।